होगी। पंद्रह मिनट लेट है आज। हुआ शुरू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए आवाज वगैरह कैसी आ रही है, उस हिसाब से शुरू करूं मैं। आज थोड़ा लेट हो गया, दरअसल मानसून यूं का ये मौसम बड़ा ख़राब था और लाइट भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से भागते दौड़ते पहुंचे हैं यहाँ पे, इसलिए लेट है। बाकी समय का तो मैं बड़ा पाबंद हूँ, लेकिन मानसून अभी थोड़ा ख़राब है मार्केट में। ठीक है, तो शुरुआत करते हम। आज बीमा टॉपिक को पढ़ेंगे हम, और बीमा टॉपिक के साथ में अगर टाइम मिला तो हम है वो पूरा करेंगे उसको, उपभोक्ता को। लेकिन मेरा प्रयास आज बीमा को ही पूरा करने का रहेगा। उपभोक्ता तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, उपभोक्ता आंदोलन में कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए आज पूरा करना है, बीमा को पूरा करना है। तो बीमा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मैं बता दूं हम कौन से टॉपिक कर चुके हैं। हम इकोनॉमिक्स की पूरी यूनिट कर चुके हैं, ये इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट मान के चलिए आप। ठीक है, और आज हम बीमा में क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि बीमा भारत में किस प्रकार से कब से शुरू हुआ। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले चेक की जाएगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में हम बीमा की परिभाषा देखेंगे कि बीमा कहते किसे हैं, और बीमा की परिभाषा होने के बाद में फिर हम देखेंगे बीमा के प्रकार, जो कि मूल रूप से हमारे कोर्स में यही है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट देखेंगे और तीनों पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे। एक सवाल यहाँ से आने की पूरी गुंजाइश जो है वो बन रही है एक प्रकार से। ठीक है, तो शुरू करें टॉपिक। बैंक वाला टॉपिक शानदार हो गया, आपका होना भी चाहिए। मेरी क्लासेस आपने अच्छे से देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, हाँ, अब आप बात शुरू करते हैं। बीमा ये हमारा लास्ट टॉपिक मान के चलिए आप इसका, इकोनॉमिक्स का। वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ली थी, जैव मंडल सर आ गए हैं तो कल या परसों जैव मंडल का टॉपिक भी आपको मैं करवा दूंगा। बीमा का टॉपिक आज हम पूरा कर लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता में कुछ है नहीं, उसको आप खुद ही पढ़ लेना। उसमें कुछ भी मतलब ऐसे समझाने लायक कुछ है नहीं, तो आप खुद ही कर लेना। और पेपर हल पर एक वीडियो बना, वो आप अभी आराम से पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तब मैं आपको पेपर का जो है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से तो शुरुआत करते हैं हम आज बीमा टॉपिक की। जब तक लाइट है तब तक मामला चलता रहेगा, जैसे लाइट जाएगी क्लास ख़त्म हो जाएगी, आप ये मान के चलिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले देखेंगे कि बीमा भारत में किस हिसाब से कब से स्टार्ट होता है। देखो, भारत में बीमा की कहानी शुरू होती है 1818 से। 1818 से पहली बार भारत में बीमा कंपनी स्थापित हुई थी, और ये की गई कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड नाम से। और कलकत्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस, कलकत्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस नाम से, ओरिएंटल इंश्योरेंस। ठीक है, ये भारत की पहली बीमा कंपनी थी, जो बहुत ही जल्द आगे जाके 1834 में बंद भी हो गई। ठीक है, उस समय ये जो बीमा कंपनियां खुली थी, इन कंपनियों में भारतीय लोगों के इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे। ये बेसिकली अंग्रेज़ों के लिए ही सुविधाएं थी। उस समय ये सुविधाएं भारतीयों के लिए नहीं थी। उसके बाद में 1818 में शुरू हुई, 1834 में बंद हो गई। उसके बाद में फिर आगे 1870 के अंदर 1870, बहुत सालों बाद में जाके पहली भारतीय मोतीलाल के द्वारा पहली भारतीय बीमा कंपनी बम्बई में खुली थी, और इसको अपन बम्बई बीमा कंपनी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बम्बई बीमा कंपनी कहते हैं। और बम्बई बीमा कंपनी
मोतीलाल के द्वारा खोली गई थी और यह पहली भारतीय कंपनी थी, पहली भारतीय बीमा कंपनी जिसमें भारत के लोगों के द्वारा इसको स्थापित की गई थी, पहली भारतीय बीमा कंपनी। ठीक है, अब देखिए ये भी कुछ समय के लिए एक प्रकार से काम करती है और उसके बाद में ये भी कोई ठीक ठाक नहीं चल रही थी। फिर एक के बाद एक कई सारी बीमा कंपनियां स्थापित होना शुरू हो गई और 1938 तक आते आते भारत के अंदर करीबन 300 के आसपास बीमा कंपनियां जो है वो स्थापित हो गई। तो 300 जो बीमा कंपनियां स्थापित हुई 1823 में खुली थी, वो जहां 23 लिखा है वो कट कर देना आप, ठीक है। जहाँ से वीडियो रुक इसलिए रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है, मौसम बड़ा ख़राब है यहाँ से, ठीक है। तो 1818 के अंदर कलकत्ता ओरिएंटल, फिर बम्बई बीमा कंपनी 1870 के अंदर काम करना शुरू करती है और उसके बाद में 1938 तक आते आते भारत के अंदर कई सारी बीमा कंपनियां स्थापित हो गई थी और इन सारी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए पहला बीमा नियामक अधिनियम बनाया गया। तो 1938 के अंदर पहला बीमा नियामक अधिनियम, मतलब बीमा के ऊपर जो कंपनियां थी उन सारी कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन बनाने के लिए एक प्रकार से अधिनियम लाया गया 1938 में। और 1938 का अधिनियम स्वतंत्रता तक आप यूं कहिए कि बीमा कंपनियों के ऊपर रेगुलेटिंग करता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, 1938 के बाद में फिर भारत आज़ाद हो गया 1947 में और उसके बाद में 1956 के अंदर 1956 के अंदर जितनी भी यूँ कहिए कि बीमा कंपनियां थी उन सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, यूँ कहिए कि एक नियंत्रण करने के लिए फिर वापस बीमा अधिनियम लाया गया जो कि कहलाता है भारतीय जीवन बीमा अधिनियम कहलाता है। तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम लाया गया, जीवन बीमा अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के सहारे यूँ कहिए कि जितनी भी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियां थी उनको रेगुलेट करने का काम किया गया और इसी साल आगे चलकर LIC की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुआ, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित किया गया 1956 के अंदर। और अगर इसकी अपन एग्जैक्ट डेट देखें तो 1823 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी, तो 1818 क्या है फिर, देखो 1818 ही है। और जिनको 23 ठीक लग रहा है वो 23 याद कर लेना, जिनको 18 लग रहा है वो 18 याद कर लेना, वो आपके ऊपर है, आप किसके ऊपर विश्वास करते हो। तो 1 सितंबर 1956 को LIC स्थापित हुआ और ऐसा समझिए आप कि LIC जब स्थापित हुआ तो LIC स्पेशली अलग से स्थापित नहीं किया गया था, बहुत सारी जितनी बीमा कंपनियां थी उन सारी बीमा कंपनियों का विलय करने के बाद में LIC स्थापित किया गया। और उस LIC ने यूँ कहिए कि 1956 से लेके करीबन 40 साल तक भारत के अंदर एक छत्र, ऐसे कह सकते हो कि मोनोपोली रूप में बीमा कंपनी के रूप में काम किया। इसके अलावा कोई और बीमा कंपनी नहीं थी उस समय। पूरा का पूरा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के हाथ में सारा क्षेत्र था। तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुआ और इसने काम करना शुरू किया। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी बीमा करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्थापित की गई, सामान्य बीमा निगम, बीमा कंपनी आप कह सकते हो। ये 1971 में स्थापित की गई और ये 1972 में कार्य करना शुरू करती है। अब आप समझिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ये LIC की LIC करता है, ये आपके अपनी LIC नहीं करता। जैसे हम या आप लोग जाओगे LIC करवाने के लिए, जीवन बीमा करवाने के लिए, तो नहीं करेंगे। ये GIC जो है वो किसकी LIC करता है, ये LIC की भी LIC करता है। तो आपके इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कौन करता है, GIC करता है। इसलिए GIC को हम इंश्योरर ऑफ इंश्योरेंस भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1971 में सामान्य बीमा कंपनी स्थापित हुई जिसका काम क्या था, जिसका काम बेसिकली इतना था कि LIC की भी LIC करना, ताकि अगर कोई बीमा कंपनी अगर घाटे में चली जाती है तो फिर उस कंपनी का एक प्रकार से क्षतिपूर्ति कौन करेगा। इसलिए उन्होंने
आपके बीमा कंपनियों के बीमा के लिए जीआईसी स्थापित किया। ये जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये बीमा कंपनियों की बीमा करने के लिए स्थापित की गई 1971 में, और 72 में ये काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे 1972 तक ये काम हो गया। 1972 के बाद में फिर आपके 20-25 साल तक ये एलआईसी काम करती रही, और 1999 के अंदर 1999 में बीमा सेक्टर को सरकार ने क्या किया, बीमा क्षेत्र को खोल दिया। मतलब विदेशी निवेशक भी इसमें अब बीमा कर सकते थे, निजी खिलाड़ी जितने भी थे, मतलब निजी कंपनियां भी इसमें बीमा खोल सकती थी, जिसमें आपने देखा होगा बजाज एलायंस वगैरह है ना, ये सहारा वगैरह, ये सारी कंपनियां मार्केट में आई। ठीक है, जीआईसी की फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से 1999 में बीमा को राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे खोल दिया। अब एलआईसी की जो मोनोपोली थी वो तोड़ दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब किसी मार्केट में एक की मोनोपोली होती है तो वो आपके क्लाइंट को बहुत कम से कम फायदा देता है। मान लो कि मार्केट में 10 बीमा कंपनियां हो, तो फिर हमें 10 कंपनियां होगी तो उपभोक्ता के पास एक चॉइस होगी, वो कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए बीमा कंपनियां उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देती है। तो होता क्या है कि उपभोक्ता को तब फायदा होता जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कंपनियां होगी। अगर एक ही कंपनी होगी तो उपभोक्ता को मजबूरन उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, और कोई विकल्प उनके पास में नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1999 में 1998-99 के अंदर ये एलआईसी की मोनोपोली तोड़ दी, और सभी बीमा कंपनियों को आमंत्रित किया कि आप भारत में बीमा का व्यापार कर सकते हो। और जब ये किया तो उसके बाद भारत के अंदर कई सारी बीमा कंपनियां काम करने लगी, विदेशी भी देसी भी। आपने बजाज एलायंस का नाम सुना होगा, है ना। इसके अलावा टाटा के भी कई सारे थे, आईसीआईसीआई भी थे, बहुत सारे थे, कई सारी कंपनियां भारत में आई। और इससे क्या हुआ, एलआईसी का जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, एकाधिकार खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या और भी हुई। समस्या ये भी कि बहुत सारी जब कंपनियां आ गई तो फ्रॉड होने शुरू हो गए, घोटाले शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारी, सीधी सी बात है कि जब बहुत सारी कंपनियां आती हैं तो ग्राहक के साथ आपके जमाएं ले ली जाएगी, और हो सकता है कि उसके बाद उन जमाओं को वापस ना लौटाएं, या वो बीमा कंपनियां उठ जाएं, ऐसी सारी समस्याएं हैं वो आनी शुरू हो गई थी। तब क्या किया सरकार ने, इनको रेगुलेट करने के लिए 1999 में मल्होत्रा समिति बिठाई। कौन सी समिति? मल्होत्रा समिति बिठाई, और मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब बीमा विकास नियामक प्राधिकरण, ठीक है, नियामक प्राधिकरण, ये गठित किया गया। और आज वर्तमान में, जैसे अपन शॉर्ट में इरडा बोलते हैं, और वर्तमान में पूरी जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, इन सारी बीमा कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन कौन लगता है? इरडा है, जो सारी बीमा कंपनियों के ऊपर एक प्रकार से वो क्या कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं। सारी बीमा कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है? इरडा करता है। सारी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और जो शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। उसी प्रकार बीमा कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है? इरडा करता है, जिसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 1999 में कर दी गई थी, लेकिन इसको वैधानिक रूप दिया गया वर्ष 2000 में। 2000 में इसको स्टैच्यूटरी दर्जा दे दिया गया, संसद से कानून बनाकर इसको स्थापित कर दिया गया था। और इसके बाद इसका जो मेहरोत्रा कमेटी तो 93 की है, और इस कमेटी की सिफारिशें बता रहा हूँ, 1999 में इरडा की स्थापना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इरडा की स्थापना 1999 में होती है। मेहरोत्रा कमेटी तो पहले ही बना दी गई थी, और इसकी सिफारिशों को 1999 में इरडा के रूप में लागू किया गया था, मैं ये कह रहा हूँ। अब क्या हुआ, 2000 के अंदर इसको वैधानिकता प्रदान कर दी गई। वैधानिकता समझ गए हो ना, कि जैसे कोई भी संस्था स्थापित की, उस संस्था को अगर कोई फॉर्मेट ड्राफ्ट बना के संसद से अगर बिल पारित करवा देते हैं तो उसके पास में वैधानिक शक्तियाँ हो जाती है, स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है वो। तो
इसको इरडा को स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में आपके वर्ष 2000 में मान्यता दे दी और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद रखा था और 10 के आसपास इसमें सदस्य हैं। ज़्यादा याद रखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हैदराबाद मुख्यालय रखा गया इसका और 10 एक सदस्य है इसमें वर्तमान में। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां कार्यरत है, इन सारी बीमा कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन कौन रखता है, तो आप कहोगे इरडा जो है ये आपके पूरी बीमा कंपनियां जितनी भी भारत में है उन सारों के ऊपर रेगुलेशन रखता है। आपने इसमें एक चीज़ नोट करी होगी कि ये सारा काम केंद्र सरकार कर रही है, चाहे इरडा की स्थापना करनी हो, चाहे ये मल्होत्रा समिति बिठानी हो, चाहे ये निजीकरण जो किया गया जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बीमा क्षेत्र खोला गया ये करना हो, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीमा है ये बीमा की सूची का विषय है संघ सूची का। बीमा के साथ में बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है। बीमा बैंकिंग दोनों संघ सूची के विषय हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वो संघ सूची का विषय नहीं है, कौन सा, कोऑपरेटिव बैंकिंग, वो आपके राज्य सूची का विषय था, वो अपन ने कल ही बात कर ली थी इसके ऊपर। तो बीमा जो है वो आपके एक प्रकार से संघ सूची का विषय है और इसके ऊपर कानून बनाने का एकमात्र जो अधिकार है वो किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास है। अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो बीमा बैंकिंग सेक्टर के अंदर वर्तमान में 74% तक आपके यूं कहिए कि एफडीआई की अनुमति सरकार ने दे दी गई है। मतलब ये हुआ कि कोई भी बीमा कंपनी, विदेशी बीमा कंपनी हो और भारत में अगर वो काम करना चाहे तो 74% तक की हिस्सेदारी के साथ वो अपना काम शुरू कर सकती है। 100% अभी भी नहीं है। ये एक ऐसा समय भी था जब 1% की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इरडा के, आप नेट पे गूगल पे देख लेना, आपके पास है ना नेट, ऐसे अध्यक्ष तो आप ही याद देख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए, तो ये बीमा का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में यहाँ पे 2 सवाल मुझे नजर आ रहे हैं कि बन सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल बन सकता है कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है, इरडा करता है। दूसरा बन सकता है कि बीमा जीवन अधिनियम जो है ये आपके कब जो है वो लागू हुआ था। तो इस टाइप से 2 सवाल बनने की चांसेस बनते हैं। तो ये 2 तिथियां, एक तो ये 2 याद रख लेना और एक आप बेसिकली ये याद रख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। अच्छा एक ये भी थोड़ा देख लेना, ये बीमा बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है। तो ये तो हो गई बात। अब हम जब इसकी बेसिक बातें हो गई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, तो हम देखते हैं बीमा की परिभाषा कि बीमा कहते किसे है, बीमा की परिभाषाएं क्या क्या है। ठीक है, अब देखो बीमा में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होंगे। ठीक है, एक होगी कंपनी, बीमा कंपनी, ठीक है, और एक होगा ग्राहक। ये ग्राहक आपके व्यक्ति भी हो सकता है, ये ग्राहक आपके कोई संस्था भी हो सकती है, क्योंकि संस्थाओं के भी बीमे होते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसे हम क्लाइंट बोलेंगे। और एक तरफ होगा इंश्योरर, एक तरफ होगा आपके इंश्योर्ड। अब ये इंश्योरर है। इंश्योरर का मतलब क्या होता है, जो इंश्योरेंस करने वाले, इंश्योरर। और ये क्या है, इंश्योर्ड, जिनका इंश्योरेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये जैसे मान लो LIC कंपनी है और ये हम है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए ये व्यक्ति क्या करेगा, ये इस कंपनी को, बीमा कंपनी को, आप इसको इंश्योरर कह सकते हो, ब्रिटेन में अंडरराइटर कहा जाता है, अंडरराइटर बोलते हैं। हम भारत में जनरली बीमा कंपनी बोल देते हैं, इसको इंश्योरर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस बहुत सारे इसके ऐसे नाम दिए गए हैं। अच्छा ये एश्योरर भी है, एश्योर भी करता है, एश्योरर भी इसको कह सकते हो, इसे एश्योर्ड कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब देखिए इसको अपन बीमित व्यक्ति भी कह सकते हैं, बीमित व्यक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ये जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड है, ये एक फिक्स राशि, सर वर्तमान में 31 सहकारी समिति जिला सहकारी बैंक नहीं है,
आपको 31 याद रखना तो आप आराम से कर सकते हैं, बाकी जो मैंने बता दिया वो फाइनल है, ठीक है। इन शॉर्ट, अब व्यक्ति क्या करेगा, एक निश्चित राशि इस कंपनी को देता है। जनरली होता है क्या है, बीच में कोई न कोई, हमारा कंपनी से सीधा तो संपर्क होता नहीं है, बीच में एक एजेंट होता है। LIC के एजेंट आपने देखे होंगे कंपनियों के। ये एजेंट क्या करता है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाता है। सीधा अपना कंपनी से इतना रहता नहीं है, हमारा एजेंट से रहता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट हमें है वो सारी की सारी जो भी स्कीम्स है वो बताता है, और हम क्या करते हैं, उस स्कीम्स के अकॉर्डिंग भुगतान करते हैं। इस भुगतान को कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। आप इसको किस्त भी कह सकते हो, इसको आप अंशदान भी कह सकते हो। अब बीमित व्यक्ति एक निश्चित किस्त, अंशदान, प्रीमियम जो भी कहो, ये किसको देता है, कंपनी को देता है, बीमा कंपनी को देता है, ठीक है। और टाइम पीरियड की भी दे सकता है, लाइफ टाइम भी दे सकता है, एक वन टाइम भी होती है, वो तो अलग अलग टाइप की होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 लाख रुपए एक साथ ही जमा करने हैं, फिर बार बार नहीं करने, कई बार हर महीने जमा करवाने होते हैं, कई बार सालाना जमा करवाने होते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कैसे करवाते हैं। अब इस प्रीमियम के बदले ये कंपनी देगी क्या हमें, कंपनी हमें सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। क्षतिपूर्ति की क्या करती है, गारंटी देती है कि भाई अगर आपने जैसे अग्नि बीमा करवा दिया, उस आग से अगर आपके घर में कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर उस जो सामान आपका डैमेज होगा वो आपको अग्नि बीमा के लिए के रूप में कंपनी आपको अश्योर्ड करेगी, सारी चीज़ें जो है वो क्षतिपूर्ति कर देती है। जैसे आपने गाड़ी का बीमा करवा दिया, गाड़ी अगर कल को एक्सीडेंट हो जाती है तो गाड़ी का बीमा जो है वो आपको कंपनी उसको दे देती है। जैसे आपने मान लो कि समुद्री बीमा करवा दिया, अब समुद्री बीमा करवाने के बाद में आपका जहाज़ था या नाव थी, जो भी बोट था, कुछ भी था, उसको अगर कोई नुकसान हो गया तो वो आपको कंपनी जो है वो आपको इस की गई शर्तों के मुताबिक आपको हर्जाना दे देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ग्राहक पैसे देता है, इसको किस्त देता है, और उसके बदले ये एक क्षतिपूर्ति की यूं कहिए कि गारंटी देता है। बस सुरक्षा तो नहीं हो सकती। सुरक्षा कैसे नहीं हो सकती भाई, आग लगने नहीं लगेगी, इसकी तो गारंटी कंपनी नहीं देगी, लेकिन आग लगने के बाद में जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भरपाई की क्या करता है, गारंटी देता है। और इस डील को, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, बीमा बोलते हैं। तो बीमा किसे कहते हैं, कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में होने वाला अनुबंधन। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो बीमा क्या है, एक टाइप से अनुबंध है। मैं आगे विशेषताओं में और बात बता रहा हूँ। अब आपने भी ये सारी चीज़ें देखी होगी, अपने घरों में भी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हम बीमा करवाते हैं और पैसे भरते हैं, और उसके बदले हमें जो भी हमने शर्तों पर सिग्नेचर की है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है हमें गारंटी देती है। गारंटी लिखी हुई होती है बाकायदा कि अगर ये लॉस होता है तो हम आपको इतना वापस करेंगे। तो बीमा क्या होता है, बीमा कंपनी या ग्राहक, इंश्योरर और एश्योर्ड, या अंडरराइटर बोल दो, या एश्योरर और इंश्योर्ड बोल दो, इनके बीच में किया गया एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले ग्राहक एक निश्चित प्रीमियम जो तय है वो कंपनी को देता है, और कंपनी उस प्रीमियम के बदले एक भरपाई, क्षतिपूर्ति या जो शर्तों के अनुसार तय हुआ था वो सारी चीजें जो है वो ग्राहक को देती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब ये है बीमा की परिभाषा। इससे सवाल क्या बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि बीमा क्या होता है या बीमा किसे कहते हैं। तो आप ये कहोगे कि कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमित व्यक्ति ये प्रीमियम किस्त अंशदान देता है और इसके बदले कंपनी उसको ये देती है। ये है बीमा की परिभाषा, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। 10वीं क्लास में आप देखोगे तो उसमें कुछ 1-2 परिभाषाएं और भी किसी विद्वानों की दी हुई है। विद्वानों की परिभाषा संभवतः पूछते नहीं है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये है। अच्छा, ये सारे चारों ही नाम याद रख लेना। इसको कंपनी भी कह सकते हो आप, इंश्योरर भी कह सकते हो, अंडरराइटर भी कहते हैं और एश्योरर भी कहते हैं। ये भी चारों नाम याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा काम। बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही बीमा कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन क्या क्या देगा, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब बात आती है कि बीमा की विशेषताएं क्या क्या होती है।
अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ बनता है कि बीमा की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ है वो यहाँ से लिख के लेके आ गया कि बीमा की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या विशेषताएं होती है। बीमा एक अनुबंध है, ये मैंने अभी आपको बताया कि बीमा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अनुबंध क्या होता है? जैसे आप और मैं दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। आप जैसे कह दो कि मैं आपको इतनी क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ाऊंगा और उसके बदले मैं आपसे ये लूँगा, लिखित में सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनुबंध बोलते हैं। अपन देखते हैं रोडवेज में अनुबंधित गाड़ियाँ चलती है, तो ये रोडवेज, राजस्थान सरकार और प्राइवेट बसों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करती है? वो गाड़ियाँ चलती है। कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा परफॉर्मा होता है जिसके ऊपर दोनों पक्ष सिग्नेचर करते हैं। आजकल अपन जब बड़े महानगरों में जाते हैं और कहीं रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। महानगरों के अंदर किराएदार और मकान मालिक के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने समय तक रहोगे और आप ये चीज़ें करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सारा का सारा। तो बीमा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है? तो आप कहोगे इस कंपनी, इंश्योरर, अंडरराइटर, एश्योरर तथा ग्राहक व्यक्ति, बीमित व्यक्ति, संस्था के बीच का एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा विशेषता है कि बीमा क्षतिपूर्ति का एक साधन है। क्षतिपूर्ति, मैंने आपको वापस वही बात बताई कि क्षतिपूर्ति क्या होती? कंपनसेट करना। जैसे आग लग गई तो आग नहीं लगेगी इसकी तो कोई गारंटी लेता नहीं है, लेकिन आग लगने के बाद में जो लॉस होगा उस लॉस को हम है वो कंपनसेट कर सकते हैं। बीमा कंपनियां जो है वो क्या करती है, जैसे कोई स्वास्थ्य बीमा करवाता है, स्वास्थ्य बीमा करवा दिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। हेल्थ तो खराब होगी अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो, लेकिन उसके बाद में जो भी खर्चे आएंगे वो खर्चे आपके क्षतिपूर्ति के साधन के रूप में ये लोग यूज़ कर लेते हैं। आपको पैसा मिल जाता है, आपका इलाज हुआ, जैसे 50,000 रुपये खर्चा आ गया तो 50,000 रुपये खर्चा आया तो उसके बाद वो 50,000 रुपये आपको वो बीमा कंपनी दे देती है। तो ये क्षतिपूर्ति का साधन है। ये घटना को रोकती नहीं है, लेकिन घटना के बाद अगर घटना हो गई तो उसके बाद जो शर्तें थी उस अनुबंध में उसके अकॉर्डिंग आपको क्षतिपूर्ति कर देती है। तीसरा है निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। बीमे के कई सारे सिद्धांत होते हैं। क्या क्या सिद्धांत होते हैं? बीमे का पहला सिद्धांत ये होता है सदा विश्वास। देखो, दोनों पक्षों में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। कंपनी ग्राहक के ऊपर विश्वास करती है और ग्राहक कंपनी के ऊपर विश्वास करता है। दोनों के बीच में जब म्यूचुअल आपके बिलीफ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी सारा का सारा काम चलता है। दूसरा सिद्धांत ये होता है दोनों सहकारिता की भावना पे काम करते हैं। सहकारिता क्या है? कल हमने समझा था। सहकारिता का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। कंपनी जो है वो ग्राहक के फायदे के लिए करेगी, ग्राहक कंपनी के लिए, तो दोनों एक दूसरे के सहकार मतलब एक साथ कार्य करने का सिद्धांत रखते हैं। तीसरा होता है आश्वासन का सिद्धांत। आश्वासन का मतलब होता है कंपनी आश्वस्त करती है ग्राहक को, बीमित व्यक्ति को, कि आप निश्चिंत रहिए, अगर कोई भी जोखिम होता है तो निश्चित रूप से हम आपके उस जोखिम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें अंशदान का भी सिद्धांत होता है। अंशदान का मतलब क्या हो गया? अंशदान का मतलब हो गया आपकी जो किस्त हम देते हैं वो। आश्वासन क्या होगा? इस किस्त के बदले क्षतिपूर्ति का आश्वासन, कि आप जो है हमें 50,000 रुपये किस्त दे दो, अगर आपको कोई लॉस होता है तो हम उसका आपको आश्वासन देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल लिखित आश्वासन होते हैं, कोई ऐसे समस्या नहीं है। तो उसका सवाल कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमा का निश्चित सिद्धांत नहीं है या निश्चित सिद्धांत है, ऐसा सवाल बन सकता है। तो ये 4 सिद्धांत बनते हैं, निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। बीमा इन चारों पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों में, बीमा के सिद्धांत। ठीक है, ये बात होगी। अब तीसरा पॉइंट, चौथी विशेषता क्या है? शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा। जब भी बीमा किया जाता है वो कभी भी फायदे के लिए नहीं होता। बीमा हमेशा जोखिम आधारित होता है। आप ऐसे समझिए कि कहीं पर भी 1 रुपया भी फायदा हो रहा है तो वो बीमा नहीं है। जैसे दान वगैरह की बात आती है, इसमें मैं बीमा जुआ में आपको आगे और समझाऊंगा। जैसे आपने कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए तो वहां अगर आपको 2 रुपये भी फायदा हो रहा है तो ये बीमे की शर्त नहीं। बीमे में हमेशा जोखिम को कवर किया जाता है, इसमें फायदा बिल्कुल नहीं होता।
ठीक है। तो जहां कहीं जोखिम की बात होगी, चाहे अग्नि बीमा है तो अग्नि से होने वाले जोखिम होगा, स्वास्थ्य बीमा है तो स्वास्थ्य के अंदर बीमारी के जोखिम होंगे, सामाजिक बीमा किया है तो आपकी इलनेस हो या आपकी नौकरी चली गई हो या आपकी किसी की घर में डेथ होने से पढ़ाई वगैरह के ऊपर प्रभाव पड़ा हो या बुढ़ापा आ गया हो, कमा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें जोखिम होती है तो जोखिम के लिए ही बीमा किया जाता है। बीमा कभी भी फायदे के लिए नहीं किया जाता। फायदे के लिए बीमा कभी नहीं होता, लाभ के लिए बीमा नहीं होता। ये हमेशा जोखिम से बचने के लिए ही किया जाता है। देखो, क्षतिपूर्ति हमेशा जोखिम के बाद होती है, लाभ के बाद नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा होता है। हमेशा बीमे जोखिम से निपटने के लिए होते हैं। बीमे में एक प्रतिदान लेते हैं, किस्त लेते हैं, तो प्रीमियम लेने के बाद में पूरी गणितीय गणना की जाती है। आपको पता होगा, जब भी आपने किसी बीमा एजेंट के पास बैठोगे तो वो कैलकुलेटर लेके और पूरी गणना करेगा कि आपको कितनी प्रीमियम देनी है, आपको वापस कितना मिलेगा, अगर आपको एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा, आपके साथ ये क्या होगा, दूसरी कंपनी क्या दे रही फ़ायदा, हम कितना फ़ायदा देंगे, हम आपकी कितने % ब्याज देंगे, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। पूरी गणितीय कैलकुलेशन होती है और गणितीय कैलकुलेशन जो है वो आपकी क्या होती है, विज्ञान। अच्छा, दूसरी बात, एजेंट क्या करता है, एजेंट आपके अपनी कला के जरिए, स्किल के जरिए जनता से एक पॉलिसी करवा लेता है, ये उसकी कला है। आपने देखा होगा कई बार मास्टर लोग, जितने भी टीचर्स लोग, उन सभी की ऑलमोस्ट LIC होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया कोई नौकरी लगा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब भी कोई नया नौकरी लगता है तो उसके आसपास जो भी कोई भी एजेंट होगा वो उसके पास आएगा, उसको 10-15 मिनट समझाएगा और समझाने के बाद में वो आपकी पॉलिसी करके जाएगा। तो ये एजेंट की एक स्किल है, एजेंट की एक कला है कि वो आपको बीमे के लिए राजी कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, गणितीय गणना भी हो रही है और कला का उपयोग भी हो रहा है, इसलिए हम बीमा को विज्ञान और कला दोनों में शामिल करते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास में शायद जो विशेषता लिखी हुई है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। एक है बीमा जुआ भी है और दान से पृथक है। अच्छा, बीमा जुआ और दान दोनों से पृथक है। कैसे? जुआ और दान दोनों में क्या होता है, जुए में भी फायदा होने की संभावना रहती है, हालांकि लॉस होता है, लेकिन कई बार 2-5 रुपए मिल भी जाते हैं। जैसे आप ड्रीम 11 पे कमाते हो ना, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये कमाते हो, तो इस प्रकार से जुए से आपको फायदे होने के चांसेस रहते हैं और दान में भी फायदा होने का चांसेस होता ही है। और दान में तो फायदा ही है, नुकसान क्या है। लेकिन बीमे में कभी भी फायदा नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए बीमा जो है ये हमेशा इस जुआ और दान से अलग होता है। बीमा एक एश्योरेंस होता है, आश्वासन होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, बीमा इन दोनों से अलग होता है। अच्छा, अगली चीज है, और बीमा घटना के घटित होने के बाद ही भुगतान होता है। जैसे किसी ने जीवन बीमा करवा दिया तो वो मरेगा, उसके बाद ही उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। किसी की गाड़ी का जैसे बीमा करवा दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद ही, मतलब आपको बीमा की राशि लेनी तो आपको गाड़ी ठोकनी पड़ेगी ले जाके कहीं न कहीं। मतलब अगर आपको स्वास्थ्य बीमा लेना है तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा तभी होगा। अब कई लोग तो गलत तरीके से भी बीमा ले लेते हैं, गलत तरीके से भी बीमार होकर बिल बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि बीमे की राशि आपको तभी वापस मिलेगी जब घटना के घटित हो जाती है, उसके बाद ही मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। इसके अलावा बीमा एक प्रक्रिया है। बीमा क्या है? एक प्रोसेस है। किसके बीच की प्रोसेस है? तो हमने वापस यहाँ देखी, ये पूरी प्रोसेस है बीमा, जिसमें कंपनी और ग्राहक ये दो स्तंभ होते हैं। इन दोनों के बीच की पूरी प्रक्रिया होती है बीमा, जो कि चलती रहती है। जब तक प्रीमियम चलता रहेगा, जब तक कोई घटना नहीं घटित होती, तब तक बीमा एक प्रोसेस है। देखो क्या होता है, एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स में ग्राहक, और एक होता है क्लाइंट, ठीक है। अब कस्टमर और क्लाइंट में एक बड़ा फर्क है। कस्टमर और क्लाइंट में क्या होता है, जैसे कस्टमर का मतलब ये होता है, मार्केट में हम एक कस्टमर है, एक बार किसी दुकान वाले के पास चले गए, हमने सामान खरीद लिया, या टिकट वाले के पास चले गए, टिकट खरीद ली, या हम कोई फिल्म देखने चले गए, या कुछ सामान खरीद लिया, हम कस्टमर है। कस्टमर का रिलेशन पैसे देके और सेवा या वस्तु लेने के बाद खत्म हो जाता है। और क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट में रिलेशंस उस समय से शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक चलते रहते हैं। जैसे आप किसी वकील के पास चले गए और वकील से आपने केस लड़वा लिया, अब वो आपके लंबा जाएगा, 4 साल 5 साल, लास्ट रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप वकील से जुड़े हुए रहोगे। अब वकील के लिए आप ग्राहक नहीं हो, वकील के लिए आप एक क्लाइंट हो। उसी भांति बीमा में भी क्या होता है, बीमा में जैसे आपने अपना प्रीमियम दिया,
प्रीमियम देने के बाद में आपका रिलेशन जुड़ जाता है। अब आप उसके कस्टमर नहीं हो, अब आप उसके क्लाइंट हो गए हो और आपका साथ अब लंबा चलने वाला है, 15 साल 20 साल। तो साथ जो हमेशा लंबा चलता है उसे क्लाइंट बोलते हैं। और एक बार मार्केट में गए, आपने जैसे पेन खरीदना था, पेन लिया, 20-50 रुपये दिए, ये आप कस्टमर हो। अगर ये खरीदने के बाद आपका रिलेशन अब शुरू हुआ है दोनों का एक दूसरे का, तो आप क्लाइंट कहलाते हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जैसे बैंक के क्लाइंट होते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, लोन लेने के बाद अब आप कंटिन्यू किस्त भरोगे, नहीं भरोगे तो बैंक वाला फ़ोन करेगा, आप दोनों के बीच का रिलेशन अब शुरू हो गया और अब आप वो क्लाइंट कहलाएंगे। इसी तरह से वकील का क्लाइंट होता है, बैंक का क्लाइंट होता है, उसी प्रकार आपके बीमा का क्लाइंट होता है। ग्राहक किसका होता है? दुकानदार का होता है। ठीक है, घरेलू बनिए के लिए भी क्लाइंट नहीं। घरेलू बनिए का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप जो है वो कोई सामान खरीद के आए फिर ये कंटिन्यू बना रहेगा, ऐसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो घटना घटित होने, बीमा एक प्रोसेस है। बीमे में बचत की भावना भी होती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई बीमा करवा लेते हैं, बचत हो जाती है कि कम से कम कुछ जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, बचत की भावना भी होती है। इसके अलावा विभिन्न सारे तत्व होते हैं, सुरक्षा का तत्व भी शामिल होता है, बचत का भी होता है। बीमा का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। विस्तृत का मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्य से लेके, अग्नि से लेके, जीवन से लेके, गाड़ी से लेके, हर जगह, मतलब बीमा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बीमे के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। इसका सीधा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीमा की नहीं है, और इस टाइप से ये आपके ऑप्शन, 4 ऑप्शन बनेंगे, फिर उसमें से बनेगा ये। तो यहाँ से सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है विद्यार्थियों बनती है। ये होगी बीमा की विशेषताएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से सारी विशेषताएं समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आता है बीमे की उपयोगिता क्या है, बीमे की इम्पोर्टेंस क्या, क्यों लोग बीमा करवाते हैं। अगर उपयोगिता, ये सवाल भी बन सकता है कि उपयोगिता क्या हो सकती है। ठीक है, व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से, जैसे मैंने बीमा करवाया तो मेरे और मेरे परिवार के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। एक तो क्या, जोखिम से आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। मान लो मैंने अग्नि का बीमा करवाया कर घर को आग लग जाती है, तो बीच में जो भी सामग्री जलेगी तो मुझे वो उसकी सुरक्षा मिल जाएगी। दूसरा, बचत की भावना भी होती है, विनियोग की भावना भी होती है। विनियोग क्या होता है? विनियोग का मतलब होता है निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है? जब हम पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाए कि उस 2 रुपये से 3 रुपये ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? विनियोग बोलते हैं। क्लास तो भाई लाइव ही है और हम लाइव ही चला रहे हैं। बनिए से उधार लेते हैं, वो भी क्लाइंट नहीं। क्लाइंट का मतलब होता है रिश्ता शुरू हो गया और लंबे समय तक चलेगा। और हाँ, ऐसी उधारी लाए हो जो फिर वो आपके पीछे भागे और आप उसके आगे भागो, तो वो फिर आपके क्लाइंट वाला ही मामला है। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, तो निवेश में क्या होता है? जब पैसे को ऐसी जगह लगाए कि पैसे से पैसा कमाना शुरू हो जाए, तो उसे अपन निवेश बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी ने 100 रुपये दिए, 2 लोगों को 100 रुपये दिए, अब 100 रुपये दोनों को दे दिए, अब दोनों को छोड़ दिया मार्केट में, आप क्या करोगे? एक व्यक्ति गया 100 रुपये का आपके जूस पी के आ गया, या 100 रुपये का नाश्ता करके आ गया, या 100 रुपये हाथ उड़ा के आ गया। दूसरे ने क्या किया? 100 रुपये से कोई काम शुरू कर दिया, चाहे वो 5 किलो सब्जी ला के मार्केट में 100 रुपये की 110 रुपये में बेच दी। तो वो जो दूसरे वाले ने काम किया ना 100 रुपये से 110 रुपये वाला, उसे विनियोग बोलते हैं। और एक वेस्ट होता है, एक इन्वेस्ट होता है। तो वो जो चाय वाला मामला, जो सब्जी वाला मामला था, वो तो हो गया इन्वेस्ट, और जिसने उड़ा दिए वो हो गए वेस्ट। ठीक है, खर्च कर लिए, कंज्यूम भी कह सकते हो आप। तो इसकी भावना का भी विकास होता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, आदमी निडर होकर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वो बीमा एजेंट जब आता है तब यही कहता है, अभी आप बीमा करा लो, 20 साल बाद आपको इतने मिलेंगे, जब आपको इतने मिलेंगे तो आपके घर पे ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कोई एजुकेशन का बीमा भी करवाता है बच्चियों, जैसे बालिका समृद्धि योजना, उसमें क्या है? उसमें ये है कि आप 12-15 साल तक पैसे जमा करो, बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, शादी की उम्र होगी, तब आपको 50 लाख 60 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपके वो बच्ची की शादी हो जाएगी। बच्चों के एजुकेशन के भी बीमे हो जाते हैं आजकल। इसके अलावा पेंशन का भी बीमा होता है कि जैसे आप बुढ़े हो जाओगे, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो अटल पेंशन योजना आपने सुनी होगी। तो इससे क्या होता है? भविष्य की आवश्यकताओं का भी प्लानिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें करों में छूट भी मिलती है। जिसने भी बीमा करवाया उसको 80 के तहत क्या मिलता है? छूट मिलती है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। ठीक है, और इसीलिए कर्मचारी लोग बहुत ज़्यादा बीमा करवाते हैं LIC वगैरह में। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स में जो इनकम टैक्स कटता है उसमें छूट मिल जाती है। ये भी व्यक्तिगत फायदा है।
इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है पेंशन, एक प्रकार से पेंशन मिलना बूढ़ापे में, और इसके अलावा कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसकी फ़ायदा मिलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी कोविड के दौरान किसी के माता पिता की डेथ हो गई, एजेंट की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मामला किससे है? हमारा मामला है बैंक से, कंपनी से। ये अगर बीच में मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा कंपनी से संपर्क करते हैं। कंपनी इसमें, ये तो ठीक है, बीच में इसको 1% कमीशन देते हैं, तो ये चला जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसका खुद का भी तो बीमा होता है, जाएगा कहाँ वो, और जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अभी कोविड के अंदर क्या हुआ, किसी के माता पिता की डेथ हो गई, तो माता पिता की डेथ के बाद में उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने उनके बीमे किए, ताकि उनको भविष्य में जो है वो हेल्प मिलती रहे। तो बीमे की व्यक्तिगत ये फायदे हैं। इसके अलावा क्या उपयोगिता है? आर्थिक रूप से भी क्या उपयोगिता, वापस वो सारी बातें सेम आ जाएगी। जोखिम से सुरक्षा मिलती है, पूंजी की सुरक्षा हो जाती है। जैसे आप हर महीने अगर 2,000-5,000 रुपये जमा करवाते हो तो लास्ट तक आपके अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं, तो पूंजी सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा आपके कई बार रिसर्च एंड इनोवेशन को भी प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलता है? क्योंकि जब बीमा कंपनियों के पास में खूब सारा पैसा जनता का आता है, तो भाई सब व्यक्ति तो मरते नहीं है, सब तो बीमार भी नहीं होते, तो वो पैसा वो कई बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आर्थिक रूप से भी स्थायित्व तो चलता है, क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो बन जाता है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से भी फायदा होता है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली, जोखिम वाला मामला हो जाता है, रोजगार के अवसरों में, शिक्षा, करों में छूट, ये वापस सेम की सेम बातें आ जाती है, ठीक है। ये सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता इसने रिपीट कर दिया। ये है देश की अर्थव्यवस्था पर क्या उपयोगिता है? अर्थव्यवस्था में उपयोगिता, ठीक है। ये उपयोगिता मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सारी की सारी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिखी है, वही बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सारी चीज़ें याद रखना अच्छे से। साख क्या होती है? साख ये होती है जब आप किसी से उधार लेने जाते हो। अच्छा, साख क्या है? साख आपने अगर आरबीआई बैंकों के कार्य जब मैंने पढ़े थे, अगर आपने वो समझे हैं तो वहां मैंने साख क्रेडिट अच्छे से समझाया हुआ है, तो वापस नहीं समझाऊंगा। देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा? राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है। क्यों? एक व्यक्ति 1,000 रुपये जमा कराते हैं, 50 लाख लोगों ने अगर बीमा कराया है, करोड़ों रुपए सरकार के मार्केट के अंदर है वो बचत रहती है, ठीक है। विदेशी व्यापार में सहायक, और सरकार के पास, बैंकों के पास में, बीमा कंपनियों के पास में अगर करोड़ों रुपए आते हैं तो डेफिनेटली फॉरेन ट्रेड बढ़ता है। इसके अलावा कर्मचारियों के कल्याण में भी वृद्धि होती है बेसिकली, ठीक है। मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होता है। क्यों? मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर अपन इस प्रकार से बीमा करवा लेते तो अपना पैसा जो है वो सारा का सारा किसके पास, मैक्सिमम कुछ पैसा बीमा कंपनियों के पास रहेगा। इससे मुद्रास्फीति में कंट्रोल हो जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है बाकायदा। इसके अलावा पूंजी का अनुकूलतम उपयोग भी होता है। फालतू खराब करने की बजाय हमें वो उसमें अगर जमा कर लेते हैं तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय फायदे हैं। क्या है? राष्ट्रीय फायदे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ देख के आप बहुत आराम से समझ सकते हो। अब सबसे लास्ट बात कि जीवन बीमा, सॉरी, जो बीमा है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ से एक सवाल बन सकता है। देखिए मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जीवन बीमा मैं अलग से लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है। अग्नि बीमा क्या होता है? अग्नि बीमा का मतलब ये होता है, अब अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं पर आग लग जाती है, चाहे आपने फैक्ट्री के अंदर अग्नि बीमा करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस जैसे बोलते हैं, इसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बोला जाता है। अब अगर कहीं पर भी आग लग गई और उसका बीमा करवाया हुआ है, ठीक है, किसी मॉल में आग लग गई, या किसी शॉप में आग लग गई, या किसी टॉकीज़ में आग लग गई हो, अगर वहाँ आग लग गई और वहाँ पे मान लो कि 10 लाख का सामान जल गया, और अगर उसके फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो फिर क्या होगा, उसको है वो पैसे मिल जाएंगे वापस। तो जनरली जितने भी आपके यूँ कहिए कि उद्यमी होते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, उद्योग वगैरह, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपना अग्नि बीमा करवा के रखते हैं। अब हम लोग नहीं करवाते, ग्रामीण लोग। क्यों? हमारे घर में इतना कुछ है ही नहीं कि हम अग्नि बीमा करवाएं, क्योंकि अग्नि बीमा जितनी, तो अगर पैसे हम भरते रहेंगे तो सामान लाएंगे कहाँ, कौन सा सामान चलेगा।
तो ये जनरली कौन करवाते हैं? दुकानदार हैं, बड़े बड़े मॉल वाले वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? इस प्रकार का अग्नि बीमा करवाते हैं। एक होता है समुद्री बीमा। अच्छा, इसको संपत्ति बीमा भी बोलते हैं कि संपत्ति को अगर नुकसान हो जाता है तो फायदा मिल जाता है। अगर वो नुकसान अग्नि से ही होना चाहिए, आग से होना चाहिए, ठीक है। नहीं, LIC लोन नहीं देता। देखो, लोन का काम हमेशा ध्यान रखना, बैंक क्या करती है? बैंक का काम होता है जनता से पैसे लेना और जनता को पैसे देना। LIC वगैरह होती है, ये कभी भी लोन नहीं देती। LIC, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपका LIC करवाया हुआ है और आप उस LIC की बेस पे किसी बैंक में जाके लोन ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपने 20 लाख का LIC करवा रखा है, 5 साल 7 साल आपने किस्तें भरी है, उसमें आपका इतना पैसा है, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है उसके बेस पे बैंक के अंदर किसी दूसरे बैंक में जाके हम लोन ले सकते हैं। LIC लोन नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि अगर बीमा करवाऊँ या कोई भी करवाए तो उसे अकाउंट होल्डर कहेगा क्या? खाता धारक। बीमा धारक होता है वो, खाता धारक भी नहीं होता, ठीक है। दुरुपयोग तो हर बीमे का होता है आजकल मौत के बीमे में भी, जीवन बीमे में भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। मृत्यु किसी और से होती है और कारण कोई और बता दिया जाता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी इधर उधर हो जाती है। तो दुरुपयोग तो बहुत, आपकी परीक्षा में मुझे पक्का पता है ये नहीं आएगा कि बीमे का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। समुद्री बीमे में क्या होता है? समुद्री बीमे को आप ओशियन इंश्योरेंस बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नाव हो गई या कोई समुद्री जहाज है ना, या फिर कोई भी समुद्री उपकरण अगर कहीं चक्रवात आ गया या आग लग गई या लुट गया वहाँ पे, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर उनको अगर क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसे हम कहते हैं समुद्री बीमा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना समुद्री बीमा करवा के रखते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बीमे की बहुत सारी टाइप है, 6 टाइप फिक्स नहीं कह सकते। आजकल अगर अपन देखें तो बीमा करीबन 50 टाइप का हो चुका है। ये विविध बीमा में कोई 20 प्रकार की बीमा आ जाते हैं। तो ऐसा बीमा का कोई फिक्स ऐसे 2 5 7 ऐसे नहीं है, 20 40 50 टाइप की बीमा है, ठीक है। फिर है सोशल इंश्योरेंस। हाँ, रक्षाबंधन है ना, आज सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और सभी बहनों के जो भाई सभी देख रहे हैं उनको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ठीक है। समुद्र बीमा 2 प्रकार है, एक सिर्फ समुद्र का, ऐसा सिर्फ समुद्र का नहीं होता, समुद्र को कोई लॉस नहीं होता, समुद्र के अंदर अपनी सामग्री को अगर लॉस होता तो उसका बीमा होता है, ठीक है। सामाजिक बीमा, इन सब की PDF कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। आपको वीडियो देखने हैं और चीज़ें समझते जाओ, देखिए PDF वाला मामला नहीं होता। सामाजिक बीमा क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, अब उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, तो काम करने की अगर क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से, हाँ ये ठीक है, समुद्री बीमे में एक बीमा और भी होता है, जैसे सामान का बीमा, समुद्र के सामान का बीमा भी होता है। जैसे मान लो कि जहाज जा रहा है भर के और कहीं वो पलट गया, तो फिर वो क्या होगा, उसके सामान का भी, उसे भी अपन बोलते हैं। कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, अब उसकी कमाने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, जैसे जवानी में ही, नौकरी में ही अपना सोशल इंश्योरेंस करवा देता है। इससे क्या होता है, इससे बुढ़ापे में उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे अटल पेंशन योजना है ना। इसके अलावा जैसे बालिका समृद्धि योजना जैसे अभी आई थी, ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति समय से पहले बीमार हो गया और अब वो कमा नहीं सकता, तो उसकी उस टाइप की जो इंश्योरेंस है, तो सोशल इंश्योरेंस कहलाती है सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो ये सारे के सारे सोशल इंश्योरेंस हो जाते हैं, देखते पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक बीमा हो गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो बुक्स में लिखा हुआ तो है ही ना, बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ विविध बीमा में भी हम कई सारे बीमा ले सकते हैं। देखो, विविध बीमा में कोई एक बीमा नहीं है, व्यक्तिगत बीमा हो जाता है, व्यक्तिगत, ठीक है। व्यक्तिगत बीमा में कई बार अपन वाहन बीमा भी ले सकते हैं, गाड़ियों का बीमा ले सकते हैं, दुर्घटना बीमा ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के बीमा और भी होते हैं। तो बहुत सारे बीमा होते हैं, यहाँ पे किसी एक टाइप का बीमा नहीं होता। अंगों का भी बीमा होता है। आजकल तो शहरों में हर अंग का, हर बॉडी के हर पार्ट का रिजर्व वो होता है, इंश्योरेंस होता है। अगर किसी पार्ट को कोई नुकसान होता है तो उसको जो बीमा कंपनी है वो बराबर उसको फ़ायदा देती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी कई सारे बीमा होते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में फसलों के बीमा होते हैं, कृषि फसलों का बीमा। आपने अभी सुना होगा, सरकार के राजस्थान के अंदर किसानों ने बीमा करवाया था, वो पैसे है वो अधिकारियों ने रख ली और बीमा कंपनी में जमा नहीं करवाए। अब वो बीमा कंपनी कह रही है कि आपने प्रीमियम ही नहीं दिया, हम फसलें खराब हुई है तो हम आपको क्यों दें। आपको पता होगा अभी काफ़ी ये चल रहा था राजस्थान के अंदर बीमा कंपनी कह रही है कि किसानों का प्रीमियम हमें नहीं मिला, किसानों का प्रीमियम दिया जा चुका है और वो बीच में कहीं रह गया, पता नहीं कहाँ रह गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रामीणों की जो फसलें खराब हुई उनको कुछ भी वापस बीमा नहीं मिला। इनको यहाँ पे आपदा का बीमा भी मिलता है, जैसे टिड्डी हमला हो गया, फसलें खराब हो गई, उस पर मिलता है। पशुपालन, पशु मर गए, उसके ऊपर भी मिलता है। तो इस प्रकार से जितने भी बीमा, ये सारे के सारे ग्रामीण बीमा होते हैं। बीमा कई प्रकार के होते हैं, आप यूं कहिए कि 50 प्रकार के बीमा अपन ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई इतने ही बीमा है, ऐसे कभी नहीं पूछेंगे किसी एग्जाम में कि कुल बीमा कितने हैं। बीमे कई प्रकार के हैं, ये सारे बीमे काउंट करोगे तो 40-50 बीमे तो यही हो जाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। तो ये चीज़ें हो गई, ये सारे के सारे जितने भी बीमे। अच्छा, इस जीवन बीमा को छोड़ के बाकी जितने भी बीमा, इसको अपन जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, सामान्य बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य बीमा। तो सामान्य बीमा में अग्नि बीमा भी आ जाता है, समुद्री बीमा भी आ जाता है, सामाजिक बीमा भी आ जाता है, और फिर ये अन्य विविध बीमा जिसमें विविध व्यक्तिगत है, ग्रामीण बीमा है, औद्योगिक बीमा है, ये सारे आ जाते हैं। एक होता है जीवन बीमा। जीवन बीमे में क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। जो हमने एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आया था ना आगे, ये एक सिद्धांत जो था ना, ये यहाँ पे क्षतिपूर्ति का साधन, ये क्षतिपूर्ति का साधन जो है ये जीवन बीमा के मामले में अपवाद है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति मर गया, उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। बाकी सारे बीमों की क्षतिपूर्ति संभव है। आग से कोई वस्तु जल गई तो बीमा कंपनी पैसे देगी, उससे वो वस्तु वापस आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको पैसे देने से वो व्यक्ति वापस जिंदा नहीं हो सकता। तो जीवन बीमा जो है ये क्षतिपूर्ति के साधनों का एक अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। क्यों? क्योंकि जीवन वापस नहीं आ सकता। आप भले 50 करोड़ का बीमा करवा दो, लेकिन अगर व्यक्ति चला गया तो आप उसके कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उस व्यक्ति को आप पैसे से ही नहीं काउंट कर सकते, उसका परिवार भी होता है, उसका अपना, हर व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का एक अलग स्थान होता है। किसी का वो बाप होता है, किसी का वो भाई होता है, किसी का वो बेटा होता है। तो इस हिसाब से आप उस व्यक्ति के जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। तो ये यहाँ लागू नहीं होता है जीवन बीमा में, इसलिए जीवन बीमा को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जीवन बीमा का मामला समझिए आप। तो जीवन बीमा को हम कई प्रकार से बांट सकते, अलग अलग टाइप से होता है। जीवन बीमा के भी कई प्रकार है। ये लाइफ इंश्योरेंस से अपन बोल सकते हैं। अब देखो जीवन बीमा के अगर अपन प्रकार देखें तो यहाँ पे बेसिकली जीवन बीमा के 4 मुख्य प्रकार है। कौन कौन से देखिए। एक होता है संपूर्ण जीवन बीमा, ठीक है। देखो होल लाइफ टर्म बोल सकते हो आप इसको। तो जब संपूर्ण, इसके अंतर क्या होता है, एक व्यक्ति आजीवन प्रीमियम भरता है हमेशा, ठीक है। आजीवन प्रीमियम भरता है मतलब आपने एक बार करवा ली, आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आप उसका प्रीमियम भरते रहोगे। और इस बीच अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसको बीमा कवर मिल जाता है, उसको भुगतान मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आजीवन प्रीमियम भरता है। अब आप ये मत सोचना सर हमें बीमा एजेंट तो नहीं है, मैं एजेंट नहीं हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। आजीवन प्रीमियम भरता है और इस अवधि में अगर उसकी कभी भी मृत्यु हो जाती है तो उस बीमा की शर्तों के अनुसार, अनुबंध के अनुसार उसको क्या मिलता है, उसको जो है एक प्रकार से बीमा कवर दिया जाता है, उसको भुगतान जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान आप इसको हिंदी में अक्षय निधि टाइप कुछ हो सकता है। अक्षय निधि एग्जैक्टली इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता।
एंडोमेंट प्लान में क्या होता है? एंडोमेंट प्लान में एक फिक्स टेन्योर होता है। जैसे मान लो कि आपका कर लिया, किसी व्यक्ति की एक 20 वर्ष का बीमा कर लिया। अब 20 वर्ष का अगर आपने बीमा कर लिया तो उस अवधि के अंदर, उस अवधि में अगर 20 वर्ष के अंदर आपकी किसी की, जिस व्यक्ति, बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको मिलेगा फायदा। अगर उस अवधि में मृत्यु नहीं हुई तो फिर उसको फायदा नहीं मिलेगा और बीमा राशि जो है वो आपको वापस लौटा दी जाएगी। तो एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, एक निर्धारित अवधि होती है, इसमें निर्धारित अवधि होती है। जैसे 20 साल की अवधि है तो 20 साल के अंदर अगर डेथ हो गई तो मिलेगा, नहीं तो राशि पूरी की पूरी रिटर्न कर दी जाती है। मान लो कि ब्याज सहित रिटर्न होती है। इसमें एक्सी निधि में क्या होता है, एंडोमेंट प्लान में काफ़ी फायदा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा जो जीवन बीमा निगम का प्रकार होता है टर्म प्लान। ठीक है, जैसे आवधिक योजना बोल सकते हो आप, आवधिक योजना। ठीक है, टर्म प्लान। ठीक है, ये भी वापस वही बात होती है कि एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत, अब अगर इसमें और उसमें एक ही फर्क है, इस दोनों में, इसमें भी निर्धारित अवधि होती है, निर्धारित अवधि इसमें भी होती है। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको पैसे लेने के लिए मरना पड़ेगा, अगर नहीं मरोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको रिटर्न मिल जाता है अगर नहीं मरे तो भी। ठीक है, और एक होता है यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये होती चौथी प्रकार, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जब भी व्यक्ति बीमा करता है तो उससे स्पष्ट लिखवा लिया जाता है कि उसकी जो बीमा राशि है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी जाएगी। बीमा राशि को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब शेयर मार्केट में अगर उछाल आ गया तो बीमा राशि आपको काफ़ी अच्छा भुगतान दे देगी। अगर आपका शेयर मार्केट गिर गया तो आपको ये नुकसान भी दे सकता है। तो इससे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बस ये तो शेयर मार्केट वाला है पूरा का पूरा यूलिप में। सरकारी कर्मचारियों के जो बीमे किए हुए वो सरकार ने यहाँ से कर रखे हैं, यूलिप से। तो सारे सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि आपने हमारा यूलिप से क्यों किया, हम जब रिटायर होंगे उस समय अगर शेयर मार्केट गिरा हुआ होगा तो हम तो कई सालों से पैसे दे रहे हैं, हमें मिलेगा कुछ नहीं वापस। तो यूनिट लिंक में क्या होता है, यूनिट लिंक में क्या होता है, सिर्फ इतनी बात होती है कि जैसे मान लो कि आपने 50,000 का बीमा करवाया। अब ये बीमा अगर आप दूसरी किसी योजना में करवाओगे तो इसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर यूलिप में करवाया तो उसका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो शेयर मार्केट में अगर फ़ायदा हो गया तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको नुकसान होगा। इसलिए यूलिप जो होता है ये शेयर मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप आती है बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए बीमा के प्रकार। अब बाकी समझ लेना। इसका सवाल कैसे बनता है, इसका सवाल बनेगा, घटना देख के नीचे पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार का बीमा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस में किस किस टाइप का बीमा होता है। ये हमारा पूरा का पूरा बीमा का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब बीमे के बाद में अब बचा एक उपभोक्ता जागरूकता। इसको मैं नहीं समझता कि इसको भी समझाना पड़ेगा। उपभोक्ता जागरूकता आप अपने हिसाब से समझ लेना, उसमें कुछ है नहीं। और अगले संडे देखता हूँ मैं कोई क्लास लेके कौन से टॉपिक करवाने चाहिए, ये मैं सोच लूँगा, आपसे बात कर लेंगे और उसके बाद में मिलते हैं अगले संडे वापस, सैटरडे संडे, और फिर कोई नए टॉपिक के साथ में हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। और इसके अलावा जितना मैंने पढ़ा लिया है इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको और कुछ भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप किताबें देखते हो तो आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं। मृत्यु पर भी लाभ, हाँ, एंडोमेंट प्लान में दोनों तरफ लाभ ही होता है। ठीक है, संडे मोटिवेशन, तो अब पढ़ने से ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। मोटिवेशन के लिए अलग वीडियो लाएंगे। अब 1-2 दिन और रुको, काफ़ी थका हुआ हूँ मैं और काफ़ी बिजी भी हूँ। 1-2 दिन में वीडियो लाएंगे आपके मोटिवेशन का।
26 सितंबर को एग्ज़ाम है ना आपके, 26 अगस्त को अपन लाइव आएंगे, 1 महीना पहले आएंगे। आज तारीख हुई है 22 अगस्त, 26 अगस्त को लाइव आएंगे और उसमें हम प्रॉपर एक 30 दिन के बढ़िया कैप्सूल के साथ आएंगे। चलते हैं अब